हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परिवर्तन के आगे के सवालों को देखेंगे। पीछे हम लोग सवाल देख चुके हैं। सवाल नंबर 8 जो है अपने किताब का सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि 15 किसान 5 दिन में 18 बीघा जमीन में खेती करते हैं। मतलब 3 राशि है, किसान है, दिन है और जमीन है। परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग कर, परिवर्तन क्यों कहा गया, इस सवाल को हम लोग एक एक नियम से भी बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके बताएं कि 10 किसान 12 बीघा जमीन को कितने दिन में खेती करा सकेंगे। तो हमें सोचना होगा, यहाँ 3 राशि दी गई है, किसान है, दिन है और जमीन है। अब जरा जब कभी सर की राशियां हो तो 2 ठो को लेते हैं और 1 ठो को स्थिर रखते हैं। तो पहले हम लोग किसान और दिन के बारे में सोचें। जमीन हमारा निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा कि 20 बीघा की 25 बीघा, वो जमीन हमारा फिक्स है। मान लो हमको 25 बीघा जोतना है, तो किसान ज़्यादा लगेंगे। अगर ज़्यादा किसान लगेंगे तो जल्दी हो जाएगा, दिन कम लगेगा। और किसान कम रहेंगे तो दिन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो किसान बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएगा, और किसान जो अगर घटेंगे तो दिन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यानी बढ़ रहा है तो वो घट रहा है, और ये घट रहा है तो वो बढ़ रहा है। मतलब कि किसान और दिन के बीच में हमको व्युत्क्रम परिवर्तन हो रहा है। व्युत्क्रम माने उल्टा हो रहा है, वो बढ़ रहा है तो वो घट रहा है। इसलिए लिखा गया है कि माना x किसान, कितना किसान, x किसान कितना दिन में, y दिन में, कितना जमीन, z बीघा जमीन, जो 33 राशि है। तो किसान और दिन के बीच, देखो किसान और दिन के बीच अभी हमने बताया कि किसान और दिन के बीच व्युत्क्रम परिवर्तन होता है। व्युत्क्रम माने उल्टा हो, तो बढ़ेगा तो वो घटेगा। अभी हमने बताया व्युत्क्रम परिवर्तन होता है। जबकि जमीन क्या है, स्थिर है, जमीन का परिमाण फिक्स्ड है, वो घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए इसको हम लिखेंगे x विलोमानुपाती y। मतलब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा और ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। जबकि z क्या है, स्थिर है। z मतलब जमीन का परिमाण क्या है, स्थिर है। अब हम लोग जरा सोचेंगे कि किसान और जमीन के बारे में सोचेंगे। अब दिन स्थिर हो गया, हमको मान लो 5 ही दिन में करना है, तो ज्यादा किसान रहेंगे तो ज्यादा जमीन जोतेंगे, कम किसान रहेंगे तो कम जोतेंगे। दिन फिक्स है, 5 ही दिन में है, मान 8 दिन में, 10 दिन में, दिन फिक्स है। तो किसान बढ़ेंगे तो जमीन अधिक जोताएगा, किसान कम होंगे तो कम जमीन जोताएगा। यानी कि किसान और दिन के बीच में हम लोग को जानना चाहिए कि सरल परिवर्तन, सरल माने वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। जगह लिख दिया हमने कि पुनः किसान और जमीन के बीच, किसान और जमीन के बीच सरल परिवर्तन होगा। सरल माने वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा। जबकि हमारा क्या चीज स्थिर है, दिन क्या है, स्थिर है। दिन क्या है, स्थिर, यानी कि y क्या है, स्थिर है। इसको हम क्या लिखेंगे, x समानुपाती z। x समानुपाती z बने, किसान बढ़ा जमीन बढ़ा, किसान घटा जमीन घटा। जबकि y क्या है, जब y क्या है, स्थिर है। अब हम लोग जरा सोचेंगे कि 2 वेरिएशन देख रहे हैं, ये एक जो y का विलोमानुपाती है और एक जो है z का समानुपाती है। इसको हम लोग कैसे ज्वाइंट करते हैं, जरा यही पर हम देखेंगे अभी। जैसे मान लो हमारा समझने के लिए है, एक जो है विलोमानुपाती है और यही एक जो है मान लो हमारा समानुपाती है। समझने के बता रहा हूँ, तो जब जोड़ते हैं तो ये एक जो है समानुपाती का हो जाता है 1/y इंटू z होता है। ये ज्वाइंट वेरिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वाइंट वेरिएशन। मैंने वेरिएशन को जोड़ रहे हैं। एक जो y का विलोमानुपाती है और यही एक जो z का समानुपाती है, तो एक ही राशि इसके साथ विलोमानुपाती है, इसके साथ समानुपाती है। जब इसको जोड़ते हैं तो इसको ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं। तो ज्वाइंट वेरिएशन से क्या मिलेगा, x समानुपाती 1/y इंटू z। और एक बात और याद रखना पड़ेगा कि जब हमारा ज्वाइंट वेरिएशन होता है, कोई राशि स्थिर नहीं रहती है, z भी बदलेगा और y भी बदलेगा। नियम है कि जब ज्वाइंट वेरिएशन कर देंगे कोई राशि स्थिर नहीं रहेगी। इसको हम अभी आगे हम लोग इसको देख रहे हैं। अब हम लोग ज्वाइंट वेरिएशन जो हमने बताया अभी, तो करने से क्या मिलता है कि एक से समानुपाती 1/y इंटू z, दोनों को जोड़ा गया था।
जबकि y एवं z बदलते हैं। हमने बताया था कि जब ज्वाइंट वेरिएशन हो जाएगा फिर कोई स्थिर नहीं रहेगा, तो दोनों का मान बदलेगा, y का भी मान बदलेगा और z का भी मान बदलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि समानुपाती हो या विलोमानुपाती हो, बराबर में लाना होगा, तो एक किसी मान से गुणा करेंगे, तो x इजिकल टू के इंटू 1 में z से z बटा में y। इसका नाम एक नंबर दे दो समझने के लिए, जहाँ के क्या है, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। अब हमने क्या बताया था, के का मान निकालना हमेशा हमारा टारगेट होगा, के के मान को निकालना। के के मान को निकालने के लिए हमको तीन चीज चाहिए, एक्स का मान चाहिए, जेड का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए, वो जरूर दिया रहेगा। सवाल में हमको दिया गया है कि 15 किसान, यानी एक्स का मान 15, कितने दिन में, 5 दिन में, नहीं वाई का मान 5, कितना बीघा जमीन, 18 बीघा, यानी कि जेड का मान 18, तीनों दिया गया, यानी एक्स का मान 15, वाई का मान 5 और जेड का मान 18। समीकरण 1 में रखने पर, एक नंबर समीकरण में रखने मान एक्स का मान कितना, 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के इंटू जेड का मान है 18, वाई का मान है 5। अब हम क्रॉस करेंगे तो 18 के कितना के, 18 के इक्वल टू 15 75 और के इक्वल टू 75 बटा में 18 कट जाएगा, 3 6 का 18, अब 25 से 75, यानी के का मान हो गया 25/6। अब जब हमको के का मान मालूम हो जाता है तो बाकी मानों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या कहा भाई, देखो अब के का मान 25/6, कितने किसान दिया गया कि 10 किसान, कितना जमीन, 12 बीघा जमीन, कितना दिन में जोतेंगे पूछा गया। यानी कहने का मतलब है कि के का मान 25/6, एक्स का मान 10 तथा जेड का मान 12 समीकरण 1 में रखने पर, जो एक नंबर हमारा समीकरण है, इसमें मान को रख रहे हैं। तो जरा देखा जाए, एक्स का मान कितना है 10 इक्वल टू के का मान निकाले 25/6 इंटू जेड का मान 12 है, अब बटा में वाई निकालना है, 6 से 6 का मान 6 6 2 के 12। अब हम लोग क्रॉस कर देंगे तो 10 में वाई से समझने के लिए तो 10/1 लिख सकते हो, 10 में वाई से गुणा करो, 10 वाई इक्वल टू 25 गुने के 50, तो वाई इक्वल टू ये 10 गुणा तो भागा हो गया 50/10, यानी 10 5 50, यानी वाई का मान 5 है। मतलब है कि 10 किसान जो है 12 बीघा जमीन 5 दिन में जोतेंगे। इसका मतलब ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। सवाल नंबर 9, गोलक का आयतन गोलक अर्धव्यास के या गोलक के अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती है। तो जो आयतन जो है उसके रेडियस के क्यूब का समानुपाती है। एक से 1/2 मीटर, 2 मीटर और 2 से 1/2 मीटर व्यासार्ध वाले, व्यासार्ध माने अर्धव्यास के 3 गोलकों को गला कर, 3 गोलक है, एक गोलक है, एक ये गोलक है और एक ये गोलक है। इसका रेडियस 1 से 1/2 मीटर है, इसका रेडियस 2 मीटर है, इसका रेडियस 2 से 1/2 मीटर है। ये तीनों को गला करके बड़ा गोलक बनाया गया है। तो हमें इस बड़े गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करना है। ऐसे में हम लोग जब स्फीयर पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जो गल रहा है उसका आयतन और जो गल का बन रहा है उसका आयतन हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ऐसे में यहाँ पर दे भी दिया गया है कि यदि गलने से पहले व बाद में आयतन एक ही रहता है, माने पहले जो आयतन था गल के बना हुआ आयतन आपस में क्या बराबर है, तो नए गोलक का अर्धव्यास हमको मेंसुरेशन से नहीं निकलना है, परिवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करके निकालना है। हमारा क्या दिया गया है कि आयतन जो है अर्धव्यास के क्यूब का समानुपाती, त्रिघात मैंने क्या होता है, क्यूब मैंने 3 पावर। तो माना r मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन भी घन मीटर है। मान लो जो गोलक है उसका रेडियस मान लो r है और आयतन भी है। तो अब हम इसको जरा आगे की तरफ इसको देख रहे हैं। अब हमारे शर्त में दिया हुआ है कि आयतन जो है अर्धव्यास के त्रिघात का समानुपाती है, यानी कि v समानुपाती r क्यूब। तो v इक्वल टू के आर क्यू होगा, जहाँ के क्या अशून्य परिवर्तन स्थिरांक के हमेशा लिख लिया करते हैं।
अब जरा सोचना है कि जो पहला जो गोलक है उसका अर्धव्यास कितना है, 1/2 यानी 3/2 मीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन, जो पहला जो गोलक उसका आयतन होता है के आर क्यू है ना, तो के का मान तो ठीक है, आर आर माने कितना है, रेडियस, रेडियस कितना है 3/2 का होल क्यू, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 का 9 9 दिया 27 बटा 2 2 4 4 2 8 27 बटा 8 के घन मीटर, मीटर क्यू माने क्या होता है, घन मीटर होता है। फिर दूसरा जो गोलक है उसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर अर्ध व्यास वाले गोलक का आयतन के आर क्यू है, तो के इंटू आर माने कितना है, 2 है, 2 का होल क्यू यानी 8 क्यू घन मीटर हो गया। फिर तीसरा जो गोलक जो था उसका रेडियस 2 से 1/2 यानी 5/2 मीटर अर्ध व्यास वाले गोलक का आयतन कितना होगा, के आर क्यू, तो के आर माने कितना है 5/2 का होल क्यू, तो 5 का क्यूब करो तो 125 बटा में 8 क्यू हो गया। यानी पहले गोलक का आयतन है, दूसरे गोलक का आयतन है, तीसरे गोलक का आयतन है। जो नया गोलक बना हुआ है उसका अर्धव्यास कितना है, आर माने थे, तो नए गोलक का आयतन हो गया के आर क्यू, के आर क्यू, क्योंकि हम लोग माने थे कि नए गोलक का आयतन कितना है, आर है, नए गोलक का आयतन कितना है, आर है, नहीं तो हम लिख देंगे कि माना नए गोलक का आयतन कितना है, आर है, माना नए गोलक का अर्धव्यास, नोट आयतन, गोलक का अर्धव्यास आर है, तो नए गोलक का आयतन कितना होगा, के आर क्यू होगा, कितना होगा, के आर क्यू। अब हमें समझना होगा कि जो बड़ा गोलक है इसका आयतन और वो तीनों गोलक है उसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कहा गया है कि गलने के पहले और गलने के बाद, गलने के बाद ये आयतन है, गलने के पहले ये आयतन है, आपस में बराबर है। के आर क्यू इसका बोला भूतम लेकिन 8 है, इसको जोड़ा गया, जोड़ने के बाद हमारे के आर क्यू इक्वल टू 216 बटा में 8 क्या आया, के से के क्या हो गया, कट गया, तो आर क्यू इक्वल टू 27 बजे, क्योंकि 8 से भागा दोगे तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, यानी आर क्यू का मान हुआ 27। अब हमें किसका मान निकालना है, आर का, किसका मान निकालना है, आर का। तो अब जानना होगा कि जब कभी भी क्यू हटाना होता है तो थर्ड रूट लेते हैं, थर्ड रूट में 3 टोक लिख लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में 2 टोक लिख लेते हैं, तो थर्ड रूट 3 टोक लिख लेते हैं, तो 27 का थर्ड रूट कितना होता है, 3 और 6 27 है, 27 को तोड़ेंगे, 3 और 27, 3 3 का 9, 3 का 3 2 3 3 3 है कि नहीं, इसका थर्ड रूट कितना आया, 3 आया, इसलिए आर बराबर 3 आया, इसलिए नए गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, 3 मीटर होगा। इस तरह से इस सवाल को भी हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अब हम लोग अगले सवाल को देख रहे हैं कि ए समानुपाती बी एवं बी समानुपाती सी होने से दिखाना है ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू समानुपाती ए बी सी इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये सवाल नंबर 11 है। तो हम लोग दो तरह से चल सकते हैं, ए समानुपाती बी से भी चल सकते हैं, बी समानुपाती सी से भी चल सकते हैं, कहीं से भी हम लोग चले। मान लीजिए हम लोग यही से चल रहे हैं, बी समानुपाती सी दिया हुआ है, इसलिए बी इक्वल टू K1 सी, क्योंकि समानुपाती के चिन्ह को बराबर में लाने के लिए इसी मान से गुणा किया गया। तो K1 सी, जहाँ K1 क्या है, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है, तो बार लिखना पड़ेगा। फिर हमारा है ए समानुपाती बी, तो ए इक्वल टू K2 बी, ए इक्वल टू K2 बी, जहाँ K2 क्या है, अशून्य परिवर्तन की स्थिरांक है। तो ए इक्वल टू K2 तो ठीक है, इंटू बी, बी का मान कितना है, K1 सी, तो इस बी की जगह पर हम लोग K1 सी लिख सकते हैं, इसलिए ए का मान हो गया K1 K2 सी, मतलब ए का मान K1 K2 सी लिखेंगे और बी का मान जहाँ होगा वहाँ K1 सी लिखेंगे। अब हमें दिखाना है कि ये समानुपाती है। हम लोग जानते हैं कि दो राशियों का अनुपात यदि स्थिरांक आ जाता है तो वो दोनों समानुपाती हो जाता है। इस सवाल हमने ये लिखा है यहाँ पर। अब ए क्यू, ए का मान कितना है, K1 K2 सी है, तो क्यू का मतलब क्या होगा, K1 क्यू K2 क्यू सी क्यू इंटू बी क्यू, बी का मान कितना है, बी का मान K1 सी है, तो K1 क्यू इंटू सी क्यू इसका मान हो गया।
प्लस इसी तरह से इसका मान रखा गया, इसी तरह से इसका मान रखा गया, यानी सबका यहाँ पर हमको मान रखा गया है। मान रख लेंगे। मान रखने के बाद इसको हम लोग गुणा करके देखते हैं कि गुणा इतना आ रहा है। गुणा आने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग पहले इसको अच्छी तरह से पॉज करके हम लोग उतार लेंगे। इसको अच्छी तरह से पॉज करके हम लोग उतार लेंगे। उतार लेने के बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि c टू दी पावर 6, c टू दी पावर 6, c टू दी पावर 6 और k1 पावर 6 है और k1 क्यू और k1 क्यू, यानी कि k1 क्यू c टू दी पावर 6 सब में कॉमन है। जब हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया k1 क्यू, k2 क्यू और प्लस इस बार कहते हैं 1 और प्लस k2 क्यू हुआ। नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि k1 स्क्वायर, यानी k1 स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्या है k2 है, यहाँ पर क्या है सी क्यू इंटू सी क्यू, यहाँ पर सी कॉमन लिया गया है। तो सी क्यू इंटू सी क्यू क्या होता है, सी का पावर 6 हो गया और इंटू वो सब बना हुआ है सी टू दी पावर 6, सी टू दी पावर 6 का हो गया, कट गया। अब एक हम बात देख रहे हैं कि k1 है, k2 है, 1 है, जो कुछ जो सब स्थिरांक है। सी कटने के बाद में सी का पावर 6 कटा, सब स्थिरांक है। तो स्थिरांक में गुणा करें भागा करें सब क्या होगा, स्थिरांक होगा। तो लोग देख रहे हैं कि दोनों का अनुपात क्या स्थिरांक आ रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं कि गोलक का आयतन, ये जो गोलक है इसका जो आयतन उसके अर्धव्यास के त्रिघात के साथ सरल समानुपाती है। ये जिसका आयतन जो है अर्धव्यास के क्यूब का समानुपाती है, फर्स्ट पार्ट है। एवं गोलक के पृष्ठतल के क्षेत्रफल उसके अर्धव्यास के वर्ग के समानुपाती है। और गोलक का पृष्ठतल मैंने बताया था ना, जब गोलक बनाया था उनको तो पार्श्वतल को या पृष्ठतल को उसको सरफेस एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। तो सवाल में कहता है कि आयतन जो है अर्धव्यास के घन के समानुपाती है और उसका जो पृष्ठतल का जो क्षेत्रफल है अर्धव्यास के वर्ग का समानुपाती है। तो हमको प्रमाणित क्या करना है कि हमें प्रमाणित करना है कि तो प्रमाणित करें कि गोलक के आयतन का वर्ग, गोलक के आयतन का वर्ग उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपाती होगा। तो माना ये जो गोलक है उसका आयतन भी है एवं उसका पृष्ठतल का क्षेत्रफल कितना है, एस है, और अर्धव्यास है तो लिख सकते हैं आर है। इसीलिए पहला शब्द क्या है कि आयतन जो है अर्धव्यास के घन का समानुपाती है, यानी v समानुपाती आर क्यू, v समानुपाती आर क्यू। इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू k1 आर क्यू, जहाँ k1 अशून्य परिवर्तन के स्थिरांक है। फिर कहता है उसके पृष्ठतल का जो क्षेत्रफल जो है उसके अर्धव्यास के वर्ग का समानुपाती है, यानी एस समानुपाती आर स्क्वायर या एस इक्वल टू k2 आर स्क्वायर, जहाँ k2 क्या है, अशून्य परिवर्तन का स्थिरांक है। तो v का मान इतना है और s का मान इतना है। अब सवाल में कहा है कि आयतन का वर्ग और पृष्ठतल के क्षेत्रफल का क्यूब ये आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। तो समानुपाती कब होता है, जब दोनों का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है। तो v स्क्वायर बटा में एस क्यू, तो v का मान कितना है, k1 आर क्यू है ना, तो यहाँ पर k1 यहाँ पर जो है आर क्यू का होल स्क्वायर हो गया। एस का मान कितना है, k2 आर स्क्वायर है, k2 आर स्क्वायर का होल क्यू हो गया, क्योंकि k1 क्यू k1 स्क्वायर और इंटू आर क्यू, आर का पावर 6 हो गया। यहाँ पर हो गया k2 क्यू हुआ और आर स्क्वायर का होल क्यू, मतलब आर स्क्वायर गुणे आर स्क्वायर गुणे आर स्क्वायर, आर का पावर 6 हो गया, आर का पावर 6 आर कट गया। तो ये k1 का स्क्वायर बटा में k2 का क्यूब, मतलब k2 का क्यूब, ये भी स्थिरांक है और ये भी स्थिरांक है। तो जब स्थिरांक भागा स्थिरांक होता है, यानी ये दोनों का अनुपात क्या आ गया, स्थिरांक आ गया। हमने आगे बताया था कि जब दोनों का अनुपात जब स्थिरांक हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के सरल समानुपाती होते हैं, अर्थात जो है आयतन का जो वर्ग है पृष्ठतल के घन के क्षेत्रफल के समानुपाती है, जो कि पूछा गया। ठीक है ना, कि आयतन का वर्ग जो है उसके पृष्ठतल के क्षेत्रफल के घन के साथ सरल समानुपाती होता है। तो ये हमारा परिवर्तन का चैप्टर का अधिकांश सवाल हो चुका है। अब आप लोगों को इसको क्या करना है कि बार बार इसको प्रैक्टिस करना है
और प्रैक्टिस करते रहने से ही सवाल दिमाग में रहेगा, अन्यथा हम लोग फिर भूल जाने की संभावना रहती है। और जो कुछ असुविधा होगी इसको हम लोग फिर से बनाएंगे। फिर अगला जो चैप्टर हम लोग कल के वीडियो में छोड़ेंगे। तब तक के लिए